इंटरनेट के यूज क्या क्या होते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, इंटरनेट क्या था क्या नहीं था वो सारा पढ़ लिया था ना। इंटरनेट का अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था कि ई कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन चीजों को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट यानी कि हम सब लोग सामाजिक लोग हैं क्योंकि समाज में रहते हैं, तो हम दूसरे एक तो फिजिकली मिलते जुलते हैं, वो नहीं करके ऑनलाइन तरीके से मिलना जुलना सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए कर सकते हैं। उसमें है पहला है आपका फेसबुक, ट्विटर और हैशटैग, लाइक आपका इंस्टाग्राम। ओपन सोर्स में हमने ये पढ़ा था यानी कि जहाँ पे आपके डाटा ऑनलाइन बैकअप लिया जाता है, ठीक है। राजी वॉलेट, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, यहाँ पे डाटा आप ऑनलाइन बैकअप रह सकते हो, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, जैसा भी। जॉब सर्च एंड रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसके जरिए आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हो। करके देखना, 12वीं पास होना, सब लोग सर्च करके देखना इस वेबसाइट पे जाके। उसके अलावा कुछ प्राइवेट वेबसाइट है उनका उपयोग भी हम करके जॉब को सर्च कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन आवेदन कहाँ कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरना तो दो वेबसाइट हमारे को यहाँ दे रखी है, आरपीएससी की वेबसाइट और हाँ RSMSSB, ठीक है। इसका एम हटा देगा आजकल। इसका हेडक्वार्टर हमारा अजमेर में है, इसका हेडक्वार्टर जयपुर में, ठीक है। अब कभी ये एग्जाम लेता है तो कभी ये लेता है, डिपेंड करता कौन फ्री है दोनों बोर्ड में से। जैसे आपका होता ना सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड, उसी प्रकार से दोनों में से फ्री कौन सा वो कंपटीशन एग्जाम ले लेता है। उसी प्रकार से डिजिटल हस्ताक्षर के लिए राज ई साइन एक एप्लीकेशन है, एक साइट है जहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर को ऑनलाइन स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए हमारे को इंटरनेट की आवश्यकता थी कि इंटरनेट होगा, डिवाइस होगा तभी हमारा ये सारा काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज ये हम वही इंटरनेट का उपयोग करके हम मोबाइल में क्या क्या चीजें चला सकते हैं, क्या क्या उपयोग में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7। आज हम आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आधी बुक हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब बचे हमारे पास 14 दिन। तो ये सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक्चुअल टेस्ट होना स्टार्ट होगा, कि पूरा सिलेबस तब आएगा। अभी तो चैप्टर वाइज ले रहे हैं तो उसमें आपको इतना जोर नहीं आ रहा है, क्योंकि चैप्टर ही तो पढ़ना है। 2-4 पेपर पढ़े, पीछे क्वेश्चन आंसर पढ़े, आपने टेस्ट दे दिया, फिर पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, तो उसका आंसर देना, फिर वो RCT लेवल का पेपर पढ़ेगा। फिर आज पढ़ रहे हैं हम मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन के साथ में कार्य करना, ठीक है। मोबाइल फोन में स्मार्टफोन आता है, मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। मोबाइल प्रौद्योगिकी ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है और क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए हैं, बैक टू बैक नए अपडेशन किए हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण लोग अब हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कहीं पर भी कभी भी कार्य को कर सकते हैं। किसी से भी बात करनी हो, वीडियो कॉल करना हो, मैसेज करना हो, वो सारा कार्य आप मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। नहीं तो पहले अगर मोबाइल नहीं होता था तो फिजिकली जाके मिलना होता था, पड़ोस उधर कोई हमारा रिश्तेदार रहता है दिल्ली, हम 2 महीने बाद जाएंगे तब मिलेंगे। आज 2 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता, फोन उठाया फटाफट लगाया बात कर, 2 मिनट में आपकी बात हो जाएगी, नहीं तो 2 मिनट में आप पहुंच नहीं सकते। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी का एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। मोबाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण आज लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कहीं पर भी कभी भी और कार्य को भी कर सकते हैं। लोग अब मोबाइल के माध्यम से चाहे दिन हो या रात कार्य को भी शेयर करते रहते ना। आप रात को भी पढ़ाई करते तो अपने दोस्त को नोट्स भेज देते हैं, वो सारा कार्य परस्पर सहयोग भी करते हैं, एक दूसरे के मदद भी करते हैं। कोई परेशानी में होता कॉल करता था, हम जल्दी से उठ के चले जाते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में हम मोबाइल के उपकरण कौन कौन से हैं, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, मोबाइल के ऐप्स कौन कौन से जिसका आप उपयोग करते हैं, राजस्थान के नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी ऐप की चर्चा भी इस चैप्टर में करेंगे। पहला है हमारा हैंडहेल्ड डिवाइस के प्रकार। हैंडहेल्ड का मतलब होता है हाथ से चलाए जाने वाले उपकरण, ठीक है। क्योंकि मोबाइल को टेबल पर रख के चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप हाथ पे रख के चला सकते हैं। मोबाइल एक प्रकार का पाम टॉप कंप्यूटर है क्योंकि हथेली पर चलाया जाता है, ठीक है। तो हैंडल डिवाइस वो होता है जो हाथ से कंट्रोल किए जाते हैं, उन डिवाइस को हैंडल डिवाइस कहा जाता है। पहला है हमारा फीचर फोन। फीचर फोन क्या होता है, कीपैड वाला जो फोन होता है ना उसको फीचर फोन बोलते हैं। हाँ, कीपैड वाला जो फोन होता ना, अगर आपको नंबर लगाना हो तो जैसे आपके स्मार्टफोन में नंबर डायल होते हैं उसी प्रकार से उसमें भी होंगे, ठीक है। लेकिन स्मार्टफोन का सारा कार्य आप कीपैड वाले फोन से नहीं कर सकते। कीपैड वाले फोन से आप फोन कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, हो सकता है उसमें कैमरा नहीं तो आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसमें व्हाट्सअप नहीं चला सकते अगर अलाउड नहीं करता है तो। जैसे जियो वाले तो अलाउ करते हैं, बाकी स्मार्टफोन जो छोटे छोटे आते हैं वो अलाउड नहीं करता, आप उसमें नहीं चला सकते।
तो फीचर फोन वो होता है जो कीपैड वाला फोन होता है जो पहले चलता था। अब इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना तो लो क्वालिटी का आता है। हमारा जो स्मार्टफोन होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हाई क्वालिटी का आता है, यानी कि उसमें आपको मैसेज भी करना होता है, वीडियो कॉल भी करना होता है, वीडियो भेजना भी होता है, ये सारा कार्य करना होता है। उसमें नहीं करना होता तो उसमें इतना हाई फाई हमारा जो क्या नहीं आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है। ठीक है, तो पहले ये भी हाथ से रख के चलाया जाने वाला डिवाइस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फीचर्स फोन। फीचर फोन मोबाइल फोन का एक वर्ग है जो आधुनिक स्मार्टफोन के विपरीत लो एंड मोबाइल फोन को दर्शाता है, यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऐप है जो वो लो क्वालिटी के इसमें यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं हमारे स्मार्टफोन जो आप सब लोग यूज करते हैं। आज कोई भी बच्चा फीचर फोन नहीं चलाता। हाँ, मेरी कल एब्सेंट क्यों लगाई? मैं तो आई थी। वो बाद में बात करेंगे, क्लास में नहीं, और आज के बाद आप क्लास में नहीं बोले, जब क्लास खत्म हो जाए तो बात करें बेटा। स्मार्टफोन वो होता है जिसमें एक स्मार्ट वो लगा होता है आपका स्क्रीन, जिसके जरिए पूरे मोबाइल को ऑपरेट किया जाता है। उसमें कीपैड भी नहीं होता है। कीपैड तब आता है जब आप कोई मैसेज करते हैं या नंबर डायल करते हैं तो उससे रिलेटेड फीचर्स आपके पास में आ जाते हैं। अब आप कहते हो ना कॉल करना है तो कॉलिंग के जैसे नंबर होते हैं 0 से 9 वही आते हैं, नाम नहीं आता है। आप उसमें नाम पे वाला ऑप्शन पे जाते हो तो आपको नाम भी प्रदर्शित होता है। ठीक है, वो ऐसा उसमें पहले से सेट कर रखा है। किसमें? इसमें एक स्मार्टफोन एक मोबाइल है जो कंप्यूटर के कई कार्यों को करने की क्षमता रखता है। इसमें आमतौर पर एक टच स्क्रीन इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब वो सामने दिखता है। आपने कहा इस यहाँ से फोन लगेगा तो वाकई में वहां से फोन लगता है। आपने कहा ये फलाने का फोटो तो इस पर क्लिक करोगे तो वाकई में उसका फोटो खुलता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड किए गए एप्स चलाने में सक्षम एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। स्मार्टफोन में इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, ब्राउज का मतलब ढूंढना, और कंप्यूटर की भांति बुनियादी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चला सकते हैं। एक डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही स्मार्टफोन पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो इसको ऑपरेट करने के लिए चलता है या चलाता है। इन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच भी प्रदान करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर आपका टेबलेट। टेबलेट हमारा स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा आता है। टेबलेट जो होता है हमारा स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा आता है, वो स्मार्टफोन के जैसे ही कार्य करेगा, उसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। टेबलेट को कंप्यूटर या टेबलेट पीसी के रूप में भी जाना जाता है। टेबलेट एक मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये आमतौर पर एक पुस्तक यानी कि 7 इंच का बड़ा आकार का हो सकता है। 7 इंच जितना हो सकता है, ज्यादा एक बुक होती है ना हमारी, उतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे सैमसंग बनाती है, एप्पल कंपनी बनाती है, और भी कई कंपनीज बनाती है टेबलेट, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आकार का होता है, एक बड़े स्मार्टफोन के समान होता है। एक टेबलेट लैपटॉप, नोटबुक, कंप्यूटर और एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के बीच की एक कड़ी होती है। पीडीए क्या होता है? वो जो कंडक्टर यूज करते हैं ना, वो मशीन जिससे अपने को टिकट काट के देते हैं, उसको पीडीए बोलते हैं। ठीक है, उसके बीच का एक कड़ी होता है कंप्यूटर के और उसके बीच का हमारा स्मार्टफोन। फिर है हमारा फेबलेट। फेबलेट एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिससे तिरछा मापा जाए तो स्क्रीन का आकार 4 से 7 इंच के बीच में होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, डिवाइस अनिवार्य रूप से टेबलेट है जो फोन के रूप में कार्य करता है। हालांकि उपकरण का एक छोटा आकार उपयोगकर्ता को उन्हें जेब और छोटे बैग में लाने ले जाने में बनाता है, जैसा कि स्मार्टफोन के साथ प्रथागत है, लेकिन टेबलेट के साथ आमतौर पर संभव नहीं है। फोन के अलावा एक फेबलेट में आमतौर पर एक टेबलेट की सभी सुविधाएं होती है, जैसे कि टच स्क्रीन, वर्चुअल कीबोर्ड, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, एकीकृत कैमरा, वेब कैमरा और कस्टमाइज्ड ऐप। ये भी एक प्रकार का आपका क्या होता है? टेबलेट ही होता है, लेकिन टेबलेट से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फेबलेट। ठीक है, तो ये हमारे कौन से फोन है? हैंडहेल्ड डिवाइस है। इन सब में भी आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। इनको भी आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके चला सकते हैं। जैसे स्मार्टफोन को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके चला सकते हैं, टेबलेट को आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके चला सकते हैं। जैसा कार्य आप कंप्यूटर में करते हैं लगभग वैसा कार्य आप इसमें कर सकते हैं। जैसा कार्य हम मोबाइल में करते हैं वैसा कार्य इन डिवाइसेस में कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हैंडहेल्ड डिवाइस। हाथ से चलते हैं, इनको टेबल की आवश्यकता नहीं। आप इनको जेब में भी रख सकते हैं। टेबलेट है तो आप उसको बैग में रख सकते हैं, हाथ में ले जाकर घूम सकते हैं ऐसा। और टेबलेट में तो वो भी होता है कि आजकल उसमें कीबोर्ड भी अटैच किया जा सकता है। तो पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा हैंडहेल्ड डिवाइस के प्रकार। 4 प्रकार है, चारों के नाम रखने याद आपको, कौन सा क्या काम करता है, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में चलता है,
बात करेंगे हम मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो पूरा मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं करें। कंप्यूटर के कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कितने प्रकार के ऊपर बनाए जाते हैं कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम? जीयूआई के ऊपर और सीआई के ऊपर। जीयूआई पे बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है और उस पे बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम सीआई पे डोज है मुख्यतः। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। उनको हम एंड्रॉइड बोलते हैं, एप्पल आईओएस बोलते हैं और विंडोज बोलते हैं। विंडोज हमारे कंप्यूटर में भी यूज होता है। ठीक है, विंडोज का कौन सा फोन? विंडोज जो इसका आता ना मोबाइल आता नोकिया का, उसमें आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या, जो पूरे मोबाइल सिस्टम को ऑपरेट करता है। जैसे कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पूरा कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, उसी प्रकार से मोबाइल के अंदर जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है पूरा मोबाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कार्य करता है। ये अन्य सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है, उसको बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला है एंड्रॉइड। लिनक्स कर्नल पर बना ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया, जो कि बहुत से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ मिल जाता है। किसने बनाया ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम? गूगल ने, गूगल कंपनी ने इसको डिजाइन किया ना, जो कि लगभग आपको सारे मोबाइल में आपको ये चलता हुआ मिल जाता है। एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी कंपनी खरीद के इसका उपयोग कर सकती है, जैसे ओप्पो हुआ, ठीक है, सैमसंग हुआ, रियलमी हुआ, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करते हैं वो एंड्रॉइड होता है, आईओएस नहीं होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आम प्रोग्राम अपनी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं। एंड्रॉइड वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल ने एस्ट्रो नाम के दिसंबर 2008 में पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज किया गया था, यानी कि 2008 से पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलता था जो कि स्मार्टफोन में कार्य करे। कुछ समय बाद अगले अपग्रेड संस्करण वेंडर और कप केक भी जारी किया गया। इसके बाद गूगल ने वर्तमान वर्णमाला अनुसार, यानी कि आगे बढ़ते हुए किसी भी मीठे व्यंजन के नाम के आधार पर इनका नामकरण करते हुए बनाया। जैसे अन्य रिलीज डोनेट, एक्सलेयर, ठीक है, जिंज ब्रेड और हैनीकॉम्ब, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन और लॉलीपॉप, ऐसे नाम उन्होंने रखे हैं। और नवीनतम जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम रखा था नोगेट। क्वेश्चन आता है सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हालांकि इससे और भी बन गया है। अभी तो ये 7.0 दिखा रखा है, अभी नोगेट 15 आ गया है, ये 12.0 आ गया, जो कि 15 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। ठीक है, और अब तो एंड्रॉइड कौन सा आ गया, 15 आ गया ना, हाँ 16। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में 07 है तो वो इतना ही चला। नोगेट ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आपको पूछा जाता है आरसीटी में कि सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड कौन सा है, नोगेट 7.0। अभी तो हालांकि 15 16 आ गया है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग वही है। फिर है एप्पल आईओएस। एप्पल कंपनी का जो मोबाइल होता है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है, एप्पल आईओएस है ना, पूरा नाम होता है एप्पल आईओएस। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अन्य कंप्यूटर डिवाइस या मोबाइल डिवाइस में कार्य नहीं करता है। जैसे आप सैमसंग का लोगे, ओप्पो का फोन लोगे तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आएगा, एंड्रॉइड। जबकि एप्पल कंपनी का लोगे तो एप्पल कंपनी का ही आता है, उसके सारे डिवाइसेस उसी कंपनी का, उसका पूरा मदरबोर्ड उसी का डिजाइन करा हुआ आता है। हालांकि वो आजकल जो बाहर का जो स्क्रीन होता है वो किसका यूज करता है, सैमसंग का। बाकी सारे अंदर के सारे कंपोनेंट वो अपने खुद के बनाए हुए यूज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन होता है, अगर वो हैंग हुआ तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। ये हैंग हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें से पैसे किसी के चुराए जा सकते हैं। इससे कभी आप सुनना, कभी भी नहीं सुना होगा आपने कि एंड्रॉइड किसी के पास, एप्पल का कोई फोन है उसके अकाउंट से पैसे किसी ने चोरी कर लिए, ऐसा नहीं होता। एप्पल इसमें हो सकता है, ये कस्टमाइज्ड होता है तो इसमें चेंजेस किया जा सकता है, इसमें चेंजेस नहीं होते, इसलिए वो महंगा आता है, वो किसी को बेचते भी नहीं है। एप्पल कंपनी का फोन हुआ, आपका कैमरा हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, वो उसी कंपनी बनाती है और वो किसी को बेचती भी नहीं है। ठीक है, बड़ा गोपनीय रखती चीजों। एप्पल आईओएस, एप्पल आईओएस मल्टी टच मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के आईफोन, आईपैड, आईपॉड को चलाता है। सॉफ्टवेयर का एक विशेष संस्करण जो एप्पल वॉच को भी संचालित कर रहा है। एप्पल कंपनी के वॉच भी आते हैं, घड़ियां भी आती है, जिसमें भी आप एप्पल कंपनी का आईओएस चलता हुआ मिलता है। एप्पल आईओएस को तीसरे पक्ष के सिस्टम उपयोग करने की इजाजत नहीं है, यानी कि दूसरी कंपनी वाला उसका उपयोग नहीं कर सकता, जबकि एंड्रॉइड का बेझिझक किया जाता है। इसलिए ज्यादा ये चलता है क्योंकि इसका सस्ता होता है, कि वो आप
उसी का ब्रांड है तो वो पूरे वर्ल्ड में वही बेचता है, तो चाहे जो रेट लगाए, ठीक है, लेकिन रेट उसको कंपेयर में इसके रखनी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो बिकते नहीं ना, फिर लोगों को सैलरी भी देनी पड़ती है, खर्चा भी निकालना पड़ता है। इसलिए आप केवल एप्पल द्वारा बनाए गए उत्पादों पर ही इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। ये इंटरनेट उपयोग के लिए सफारी वेब ब्राउजर के साथ आता है। संगीत चलाने के लिए एक आईपॉड अनुप्रयोग, और इनमें ईमेल के प्रबंधन के लिए एप्पल मेल का प्रयोग करता है, ठीक है। इसका मेल भी आप जो है वो नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। एप्पल का मोबाइल होता है, उसका फोटो भी आप अपने एंड्रॉइड फोन में नहीं खोल सकते, ठीक है ना। आईडी तो बहुत बड़ी बात है, इसका वो भी नहीं खोल सकते, फोटो भी नहीं खोलते, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है जेपीजी में, तब जाके हमारे इसमें चलता है। ये दिनेश का फोटो मेरे चलता ही नहीं, इसके आईफोन का मेरे एंड्रॉइड में चलता ही नहीं, फिर उसको ट्रांसफर करना पड़ता है जेपीजी में, तब जाके वो फोटो खुलता है, ठीक है, ऐसा। तो एप्पल कंपनी में बड़ी गोपनीय रहती है हर चीज की। फिर है आपका विंडोज। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपके नोकिया जैसे मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूज किया जाता है, और ज्यादातर इसका उपयोग हम कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर करते हैं, इनका उपयोग कम करते हैं, ठीक है। इनका छोटे डिवाइसेज जो हैंडल्ड होते हैं उनके ऊपर यूज किया जाता है। सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, कोई परेशानी? तो ये स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना। गूगल प्ले स्टोर जानते हैं ना आप लोग, क्या कार्य करता है? हाँ, इसको बड़ा पता है गेम को डाउनलोड करने की। एक की कहा था मैंने। हाँ, तो ऐप में गेम आ गया ना बेटा, मैंने दूसरा ऐप बोला ही नहीं, ठीक है। तो मोबाइल के अंदर जो आप प्ले स्टोर, मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर होता है, जब भी आप नया मोबाइल खरीदते हो तो सबसे पहले आपको जीमेल अटैच करना पड़ता है, या तो नया बनाओ या पुराना बना हो, तो उसको एक्टिवेट करके आप उसके जो अन्य जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, या पूरे मोबाइल सिस्टम का आप उपयोग कर सकते हैं। उसको बोलते हैं आपके मोबाइल को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। या फिर अब है आपका स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना, उसे अपना जीमेल अटैच करना। जीमेल अटैच होने के बाद में आप वास्तविक उसका उपयोग कर पाते हैं, वो कहलाता है स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना। एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन पर अपने जीमेल अकाउंट को पंजीकृत गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करने के रूप में जाना जाता है। गूगल प्ले स्टोर तक पहुंच बनाने के लिए आपको गूगल खाते को पंजीकृत करना होता है। आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर अपना गूगल प्ले खाता सेटअप करने के लिए निम्न चरणों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, वो वैसे मांग लेगा कि आपका जीमेल अकाउंट क्या है, या फिर आप नया क्रिएट करें। अब वो करने के बाद ही आप पूरे मोबाइल का अच्छे से आप उपयोग कर पाते हैं, नया गेम या ऐप डाउनलोड कर पाते हैं, किसी को मैसेज करना, जो भी कार्य है वो बाद में कर पाते हैं, पहले नहीं होता है ना। तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फिर कॉन्फ़िगर होने के बाद में अन्य सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप इंस्टॉल करना, बहुत सारे ऐप जो होते हैं हमारे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, उनको अपग्रेड करके आप चला सकते हैं। दूसरा नहीं है तो फिर आप यहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर है आपका ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। अब जब आपके गूगल प्ले कॉन्फ़िगर हो जाता है, यानी कि अपना जीमेल अटैच कर लेते हैं, जीमेल अटैच करने के बाद आप सारे के सारे ऐप का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप अब जब भी ऐप कैटेगरी वाइज आ जाते हैं, यानी कि आपने कहा गेम वाले तो गेम वाले ऐप आते हैं, आपने कहा मैसेंजर तो मैसेंजर वाले ऐप आते हैं, और भी कोई ऐप आपने खोला तो वो आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। वो कैटेगरी वाइज सारे के सारे ऐप आपके सामने अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों कार्य तभी होगा जब पहला स्टेप होगा, यानी कि आपका जीमेल अटैच होगा आपके गूगल प्ले से, तभी आप फोन का वास्तविक यूज कर पाते हैं। तो 3 टॉपिक हुए हमारे कि स्मार्टफोन पर गूगल प्ले कॉन्फ़िगर करना, यानी कि जीमेल अटैच करना, फिर जीमेल अटैच होने के बाद में ऐप इंस्टॉल करना, इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, क्लिक दबाए रखो, अनइंस्टॉल आ जाएगा, हटा सकते हैं। फिर है ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, फिर कैटेगरी वाइज सारे के सारे ऐप आ जाते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा कार्य कर सकते हैं। फिर है आपका मोबाइल स्पेसिफिकेशन जांचना और कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है। या जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एंड्रॉइड की बात कर रही है ना, तो उसके अंदर आप अपने मोबाइल की स्पेसिफिकेशन जांच सकते हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसके अंदर रैम कितना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा उपयोग कर रहे हैं, सीपीयू कौन सा है, वो सारी जानकारी लेना मोबाइल कौन स्पेसिफिकेशन के आधार पर कार्य करना होता है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आप मोबाइल के सेटिंग पर जाए, अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए अबाउट फोन पे क्लिक करना पड़ेगा। अबाउट फोन पे जैसे आप क्लिक करते तो आपके सामने रैम, प्रोसेसर, स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेशन, फोन का पहचान विवरण, नेटवर्क विवरण,
IMC नंबर भी वो सारे आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं, सारा देख सकते हैं। ये सारा कार्य आप नीचे जो कोड दे रखे उसके द्वारा भी कर सकते हैं। तो मोबाइल स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है मोबाइल के अबाउट में जाना, यानी कि उसकी इंटरनली जो चीजें होती है उनको देखना। दो मोबाइलों के बीच में फाइल को साझा करने के लिए शेयर इट का उपयोग बताया गया। ब्लूटूथ के जैसे ही एक हमारा ऐप होता है शेयर इट, जो मोबाइल खरीदने के बाद में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर मोबाइल में नहीं है तो फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं डाटा इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए। जिसको आप डाटा भेज रहे हैं, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, चाहे ऐप हो, तो वो भेज सकते हैं, वापस ले भी सकते हैं। तो दोनों मोबाइल में क्या होना चाहिए, शेयर इट ऐप होना चाहिए। शेयर इट दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन के रूप में कार्य करता है। कुछ वर्षों पहले लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल दो उपकरणों के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए क्या करते थे, लेकिन ब्लूटूथ की ट्रांसफर दर धीमी होने के कारण इसलिए लोगों को डेटा ट्रांसफर करने में की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब शेयर इट विकसित किया गया है जो हमें दूसरे अनुप्रयोगों की अपेक्षा फास्ट ट्रांसफर दर पर फाइलों को ट्रांसफर करने की इजाजत देता है। ब्लूटूथ में भी सारे कार्य कर सकते हो जो शेयर इट में करते हैं, लेकिन स्पीड धीरे है, धीरे धीरे जाता है, कभी कभी समय लग जाता है, घंटों लग जाते हैं, इसमें जल्दी हो जाता है। ठीक है, दोनों मोबाइल में शेयर इट ऐप होना चाहिए, तब जाके आप डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे। कैसे करेंगे आगे पेज नंबर 75 पे दिखा रखा, देखिएगा। शेयर इट खोला, एक में आएगा सेंड और एक में आएगा रिसीव। अगर मैंने आपको सेंड करा तो आपको रिसीव करना है, आपने सेंड करा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसीव। तो वो जो फाइल आपने भेजी में ट्रांसफर हो जाएगी, मैं सेव कर सकता हूँ। फिर है अगला छठा पॉइंट है रास्ता, यानी कि पाथ, यानी कि पथ खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग करना। ठीक है, जब भी आपका ये एग्जाम देने के लिए जाता है, कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे आपको पता नहीं है, तो गूगल पे उसका नाम दर्ज करके आप ये पता कर सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ है। ठीक है, वो कहलाता है रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग करना। गूगल मैप एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है। गूगल मैप एक सुविधाजनक, विश्वसनीय, उपयोगी उपकरण है जो उपयोगकर्ता को एक स्थान से किसी भी चुने गए गंतव्य के लिए रास्ता खोजना त्वरित और आसान बना देता है। रास्ता खोजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज नंबर 75 पे आपको उस जगह का नाम दर्ज करना पड़ेगा। आपने कहा मेरे को अजमेर बस स्टैंड जाना है ब्यावर से, तो वो बता देगा, जैसे नाम लिखोगे कहाँ कहाँ होके आपकी बस जाएगी, कितना किलोमीटर लगेगा, कितना समय लगेगा, वो सारा बता। ट्रेन से जाओगे तो कितना समय लगेगा, बस से जाओगे तो कितना समय, पैदल जाओगे तो कितना समय, और उधर से प्लेन से जाओगे तो कितना समय, सारा आपको दिखा दिया जाता है। तो इसका आजकल तो इसमें वॉइस भी आता है, आवाज भी आती है। ठीक है, आप पेज नंबर 75 पे आप जूम भी कर सकते हैं, जो जगह है उसको जूम भी कर सकते हैं। दिशाएं प्राप्त करने के लिए आप इसका एरो बना हुआ उसका उपयोग कर सकते हैं कि आपको यहाँ से जाने के बाद लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है। ये सारा कार्य आजकल ऑडियो के रूप में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारा काम मोबाइल के जरिए भी किया जा सकता है, लैपटॉप के जरिए भी किया जा सकता है, और कंप्यूटर के जरिए भी किया जा सकता है। जैसे कि दिखा रखा है, बस से जाओगे, टैक्सी से जाओगे, पैदल जाओगे, साइकिल से जाओगे, प्लेन से जाओगे, तो कितना समय लगेगा। जब इससे इस पे क्लिक करते तो समय बता देता कि इस पे इतना समय लगेगा, इस पे इतना समय लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप एक रास्ते की खोज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है, अब इंटरनेट है तो मोबाइल तो जरूरी है, मोबाइल है तो फिर रिचार्ज भी जरूरी है। आगे आएगा सेटिंग पैनल। सेटिंग पैनल मोबाइल का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां से आप अपने मोबाइल का पूरा सेटिंग चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, देख सकते हो। पहला है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ फिक्स्ड और मोबाइल डिवाइस से छोटी दूरी पर डेटा शेयरिंग करने के लिए वायरलेस तकनीक है। वायरलेस का मतलब बिना वायर के डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ हैंड फ्री हेडसेट, कार किट्स और अन्य ब्लूटूथ डिवाइस को चालू कनेक्ट करने के लिए भी उपयोग। ठीक है, मोबाइल कार में भी जा रहे हो तो आपने ब्लूटूथ चालू करके आप गाने ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर स्पीकर के द्वारा आपको आवाज सुनाई देती है। सही होता है ऐसा। हमने हमारे लैपटॉप का ब्लूटूथ चलाया तो यहाँ से इससे अटैच हो जाएगा, आवाज आपको इधर से आएगी, दिखाई आपको कंप्यूटर पे देता है, स्क्रीन पे देता है। ठीक है, तो वहाँ पे मोबाइल ऑडियो फॉर्मेट में भी भेजने के लिए काम आता है, वीडियो फॉर्मेट में भी भेजने के लिए काम आता है लैपटॉप। ठीक है, इसका भी एक कहानी है। एक राजा का नाम था ब्लूटूथ, तो उसके नाम से इसका नाम रख दिया गया ब्लूटूथ। ठीक है, हाँ कभी आप सर्च करना जाके, हम इतना समय नहीं कि हम पूरा कहानी आपको बता पाए। ठीक है, जीपीएस। आपके फोन पर लोकेशन और जीपीएस, जीपीएस का पूरा नाम अक्षर आ रहा है, पूछा जाएगा आपसे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ग्लोब का मतलब ग्लोब है ना, उस ग्लोब पर आप एट ए टाइम में कहाँ उपस्थित है वो ट्रेस कर लिया जाता है सैटेलाइट के द्वारा आपको, वो कहलाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सर्विस
कई चीजों के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें ये पता लगाना है कि आप एक मैप पर कहाँ हैं, ग्लोब पर कहाँ है। नेविगेशन शामिल है, नेविगेशन का मतलब एरो शामिल है, आप यहाँ है, यहाँ जाओ, यू जाओ, ऐसे एरो के रूप में, सिंबल के रूप में आपको प्रदर्शित कर लिया जाता है, दिखा दिया जाता है। ठीक है, आपको नेविगेट एप्स का उपयोग करने के लिए सेटिंग पर जाने और लोकेशन स्थान या जीपीएस चालू करना होता है। उसके बाद आप जीपीएस के ट्रैक में आ जाते हैं। कभी कभी मोबाइल का जीपीएस बंद हो जाता है तो वो लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोलता है, चालू करने के लिए बोलता है, आप चालू करें, जिससे आपको ग्लोब पर कभी भी आप पैसा भेजोगे, रिसीव करोगे, तो आपको पहले आपका वो करना पड़ेगा, क्या, जीपीएस ऑन करना पड़ेगा मोबाइल सिस्टम का। पुलिस वाले इसी से पकड़ते हैं आपको, आप चोरी करके भाग जाते हो। आप मोबाइल डिवाइस कहाँ कार्य, किसी का मोबाइल खो जाता है ना, उसी से ट्रेस करेंगे मोबाइल कहाँ यूज किया जा रहा है। ब्लूटूथ दो डिवाइसों के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। जीपीएस ग्लोब पर, पृथ्वी इस पे चित्र पर आप कहाँ है, मानचित्र पर, वो ट्रैक किया जाएगा। मोबाइल डेटा, मोबाइल डेटा में क्या होता है भाई, मोबाइल डेटा कैसा होता है आपका, ऐसा होता है, ऐसा एरो बना होता है और एक ऐसा एरो। जब आप इसको चालू करते हैं तो ग्रीन हो जाता है, तो आप देखते हैं कि आपका इंटरनेट चल रहा है, आप यूज कर सकते हैं। जब ये बंद होता है, चाहे रिचार्ज भले कितना ही हो, नहीं चलेगा, है ना, तो इसको आपको ऑन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं मोबाइल डेटा, और वो होता है मोबाइल पैक, रिचार्ज करना पड़ेगा। मोबाइल डेटा एक ऐसी सुविधा जो आपको वायरलेस नेटवर्क, वाईफाई की, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी की अनुपस्थिति में आपके सेल ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन सेवाएं प्रदान करता है। अब जब ये चालू है तो आपको वाईफाई की आवश्यकता नहीं है, किसी का भी वाईफाई नहीं चाहिए, कोई रिचार्ज होगा तभी ये कार्य करेगा। ठीक है, तो ये इसका उपयोग करके आप इंटरनेट चला सकते हैं। फिर है वाईफाई। वाईफाई एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है, जिसका उपयोग आप अपने मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाकर वाईफाई को चालू करना होगा। अगर मेरा वाईफाई ऑन है तो आपको क्या ऑन करना पड़ेगा, आपके डिवाइस का हॉटस्पॉट। कितना अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो ठीक है, तो मैं आपका जो इंटरनेट है वो कंज्यूम कर सकता हूँ, उपयोग में ले सकता हूँ। अगर मेरा हॉटस्पॉट ऑन है तो आप अपना वाईफाई ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं, फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हमारा हॉटस्पॉट और वाईफाई चल रहा है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोबाइल डेटा की, मोबाइल डेटा तो खुद का होता है ना, खुद का रिचार्ज यूज होता है। ठीक है, एक स्क्रीन पर लॉक सेट करना। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पर लॉक लगाते हैं ना, हाँ, वो आप मेरे से ज्यादा अच्छे जानते हो बेटा। लॉक लगाना मोबाइल पे, भिन्न भिन्न प्रकार के लॉक होते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन ये आएगा आरएसएटी में कि लॉक निम्न में से कौन सा लॉक का प्रकार नहीं है, या कौन कौन से लॉक के प्रकार, या सभी होंगे, ऐसा है ना। आंसर होगा पहला कि कोई नहीं। जब ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर ले तो आपके मोबाइल पे क्या लगता नहीं है, लॉक नहीं लगता। जैसे आप बटन दबाओगे ऑन हो जाएगा, आप ऐप का उपयोग कर सकते हैं, इंटरनली सारी चीजें उपयोग में ले सकते हैं। स्वाइप करना पड़ेगा, मतलब ऐसे चलाना पड़ेगा या ऐसे करना पड़ेगा। स्वाइप स्वाइप करते हैं ना, जो भी इमेज उसको ऐसे करना पड़ता है, किस करना पड़ता है। फिर पैटर्न में क्या होगा, पैटर्न लग जाता ना, डॉट आते से, कितने आते भाई, देखो छोरे कितने अच्छे से जानती है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके 9 डॉट आते हैं, इसको बोलता है पैटर्न लॉक। ठीक है, फिर है आपका पिन। पिन में क्या आएगा, है क्या आएगा बेटा, पिन 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 में नंबर आएगा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 9 तक। वो कहीं पर भी आएगा, मैं ऐसे लिख डायरेक्ट, 0 से लेकर 9 तक के नंबर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और पासवर्ड में क्या आएगा, अल्फा न्यूमेरिक, ए से जेड तक कुछ भी, 0 से 9 तक कुछ भी, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। अल्फाबेट्स भी लगा सकते हैं, नंबर भी लगा सकते हैं, मिक्स भी लगा सकते हैं। तो तीनों प्रकार के लोग आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं, और स्वाइप वाला भी यूज कर सकते हैं। और ठीक है, आप इन विकल्पों में से एक चुन सकते हैं और इसे संकेतों के माध्यम से सेट भी कर सकते हैं। तो आपको नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से प्रकार के लोग होते हैं। कभी कभी आप जल्दबाजी में गलती कर लेते कि हमारे को दिया है, हाँ, फिंगरप्रिंट भी होता है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा। पर फिंगर भी लगाने के लिए आपको नंबर तो डायल करने पड़ेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं दिया। क्योंकि मेरे को इतना लोक का, क्योंकि मैं इतना लोक नहीं लगाता। मेरे को तो नंबर भी, मेरे मोबाइल का नंबर है 1 2 3 4 5 6, मैं कोई भी यूज कर लेता है। पूछो। ये पैटर्न तो खुल जाता सर, अगर रिकवर करना हो, हाँ, है ना, पिन भी खुल जाता, मगर ये अल्फाबेट वाला तो नहीं खुलता।
खुल जाएगा ना, ये क्यों नहीं खुलेगा? रिसेंट ही होता था मोबाइल। तो रीसेट ही होगा ऐसा, इसलिए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है कि आप रीसेट के ऑप्शन का उपयोग करके रीसेट कर लो। कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ना, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के आपके इतने प्रकार के लोग हैं RSAT में पूछे जाते हैं आपसे, तो कौन कौन से प्रकार के लोग हैं या सभी है, तो सभी आता है। कभी एक कोई अन्य दे दिया तो वो नहीं आता है, वो आप आंसर दे देंगे मेरे हिसाब से इच्छा से। फिर मोबाइल हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना। आप हॉटस्पॉट कहाँ जाके चलाते हैं? सेटिंग वाले ऑप्शन में मिलता है मेरे हिसाब से। ठीक है, सेटिंग पैनल ऊपर कहाँ मिलता है? ये जगह तो इधर किसी यही शायद मिलता है आपका। यहाँ जाके आप और क्या ऑन कर सकते हैं? हॉटस्पॉट। फिर आप किसी का उपयोग कर सकते हैं इंटरनेट। लास्ट है आपका नागरिकों के लिए उपयोगी एप्स। हम नागरिक किसको बोलते हैं? नागरिक का मतलब क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में? सिटीजन। ठीक है, हम कौन से सिटीजन है? इंडियन। राजस्थान इंडियन सिटीजन है। ठीक है, इंडिया होता है तो इंडिया ही होता है, कोई राजस्थान। ठीक है, हम राजस्थान के नागरिक है, हम राजस्थान के नागरिक है, तो राजस्थान के लिए RSAT जो सिलेबस चलता है वो स्टेट लेवल पे चलता है, तो आपको स्टेट लेवल की चीजें ही ध्यान रखनी इसमें ना। तो नागरिकों, राजस्थान के नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी ऐप है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है हमारा उमंग। ठीक है, उमंग एक भारत सरकार का बनाया हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, उमंग का पूरा नाम क्वेश्चन RSAT में पूछा जाएगा। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि उमंग को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया। इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, निजी संगठनों द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं प्रदान करना है। इसका उमंग का उद्देश्य ये एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, यानी कि सारे प्रकार की वेबसाइट यहाँ पे आ जाती है जिसका उपयोग कर सकते हैं, जहां नागरिकों को एक से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इस ऐप को इंस्टॉल करनी होती है। उमंग का उद्देश्य भारत में मोबाइल प्रशासन को तेज करना होता है। ठीक है, उमंग एक प्रकार के, जैसे आपका व्हाट्सएप ऐप है ना, इंस्टाग्राम ऐप है ना, एक प्रकार का उसी प्रकार से ये ऐप है, लेकिन वो तो मैसेंजर है। ये क्या काम करता है? हमारे भारत सरकार द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही, जो भी वेबसाइट चलाई जा रही, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने इसको ऑन करा, अगर आपका PF आता है तो आप PF वाला पोर्टल यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका इनकम टैक्स भरना होता है तो आप ITR यहाँ से फाइल कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारा कार्य कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। ये ऐप है जो भारत सरकार में जितने भी ऐप, अन्य ऐप बनाए गए, उन सबको इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए बोलते हैं इसको उमंग। फिर है M-आधार। ठीक है, आधार कार्ड सबका बना हुआ है। ठीक है, आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? उदय। ठीक है, हाँ, तो उदय अब सारा काम नहीं कर सकती, उसने भी अलग अलग ऐप बना दी है। ठीक है, M-आधार। ठीक है, M-आधार लॉगिन करके आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, आपका पासवर्ड लगाना पड़ेगा। फिर M-आधार का आप उपयोग करके आप अपना आधार कार्ड की सारी स्थिति देख सकते हैं, बायोमेट्रिक एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, अपना एड्रेस देख सकते हैं, क्या क्या गलत है, OTP आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सारा चेक भी कर सकते हैं। M-आधार एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये मोबाइल के अंदर चलेगा, जिसे उदय द्वारा विकसित किया गया है। M-आधार ऐप के द्वारा आधार कार्ड होल्डर्स उनके फोटोग्राफ, डेमोग्राफिक डेटा को स्मार्टफोन पर एक्सेस कर सकते हैं। हम हमारा ही आधार कार्ड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीजें, बायोमेट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो चेक कर सकते हैं। बायोमेट्रिक हटाना हो, कभी बाहर जा रहे हो, कोई चेक कोई यूज नहीं कर ले, आप डीएक्टिवेट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, वापस एक्टिवेट भी कर सकते हो इस ऐप के जरिए। पहला उमंग ऐप भारत सरकार के जितने भी वेबसाइट और अन्य ऐप है उनको इंक्लूड करके इसका उपयोग किया जाता है। और M-आधार से आधार कार्ड का उपयोग करेंगे आप, इसको डाउनलोड करना होगा आपको। वो डाउनलोड कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया। आधार कार्ड नंबर को आधार कार्ड नंबर कितने होते हैं? 12 अंक होते हैं। ठीक है, वो इनपुट करना पड़ेगा, आपका बायोमेट्रिक फिंगर लगाना पड़ेगा, OTP आएगा वो डालना पड़ेगा, फिर आधार अनेबल्ड हो जाएगा, फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर है डिजी लॉकर। ये एक डिजी लॉकर क्या एक ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सिक्योर कर सकते हैं। डिजी लॉकर के जरिए भारत के कागज रहित यानी कि बिना कागज के शासन की ओर कदम बढ़ा लिए हैं। डिजी लॉकर एक बेहद सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो लोगों को और संस्थानों को अपने सभी कानूनी दस्तावेजों को जारी करने, प्रमाणित करने, संग्रहित करने,
प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे कि आपका जो 10वीं का मार्कशीट है ना, आपका आधार कार्ड है ना, और भी कोई कार्ड है तो आप डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हैं। सारे के सारे ऐप वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको फिजिकली ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी को भी खोल के दिखा सकते हो। जैसे आप कार लेके अजमेर चले गए और वो जो ड्राइविंग लाइसेंस वो भूल गए घर पे, मान लो फिजिकल जो होता है ना कार्ड वो भूल गए या आधार कार्ड भूल गए, अब वहां पे आपको मांगा गया तो आप डिजी लॉकर खोल के दिखा सकते हैं, वो वैलिड है। मोबाइल में फोटो दिखाओगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन डिजी लॉकर में एक्सेस करके बताओगे ना वो वैलिड माना जाता है। तो डिजी लॉकर में वो हमारे स्टूडेंट के सारे डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनली सारे डॉक्यूमेंट और भी घर के जो डॉक्यूमेंट वो इंस्टॉल रहते हैं, वो यूज कर सकते हैं। आप 10वीं की RCT की परीक्षा देने के बाद में महीने भर बाद में रिजल्ट आने के बाद सर्टिफिकेट आप वहां से देख सकते हैं। मेरे पास तो लेट आता है, मैंने उस दिन भी बताया, मिलेगा तो इधर से ही। तो डिजी लॉकर एक वॉलेट्स है जहाँ पे डाटा को, डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। डिजी लॉकर द्वारा दस्तावेजों को ऑनलाइन संग्रहण किया जाता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा दस्तावेजों का स्वतः जारीकरण होता है। उपयोगकर्ता को इन्हें साझा करने में से पहले दस्तावेजों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने की सुविधा भी मिलती है। इससे कागजी दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता। आपको आधार कार्ड मांगा है, उन्होंने कहा साइन करके दो, तो आप वहां पे साइन भी कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर उसको अप्लाई करके, वेरी साइन को अप्लाई करके एक्टिवेट करके आधार कार्ड डाउनलोड करने से पहले साइन कर लो, वो डाउनलोड पे साइन भी आएगा आपको जो आप कर रहे हैं। पैन कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड में जो साइन वैसा साइन आपसे मांगा गया, डाउनलोड करके साइन करके प्रिंट कर दो, प्रिंटर या किसी को भेज सकते हैं। तो डिजी लॉकर में आप डॉक्यूमेंट को स्टोर रख सकते हैं। डिजी लॉकर का इंटरफेस पेज नंबर 80 पे दिखा रखा है, ऐसा कुछ आता है और डिजी लॉकर लिखा हुआ आएगा। आपका आधार कार्ड देखना है तो आप इस पे क्लिक करें, आपका आधार कार्ड देख सकते हैं आप। और भी कोई जैसे जैसे NHS बना हुआ, आप 10वीं 12वीं NISO बोर्ड से करें तो आपकी मार्कशीट इधर आ जाएगी। राजस्थान बोर्ड भी आता है इसमें, आपने राजस्थान बोर्ड से 10वीं 12वीं करी तो वो आएगा, आपने CBSE बोर्ड से 10वीं 12वीं करी तो वो भी आ जाएगा। आप अपनी मार्कशीट लॉग इन करके रख सकते हैं। रख लेना, आज नहीं तो कल आपके काम आएगा, क्योंकि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से जिस स्पीड से बढ़ रहा है, आज नहीं तो कल इसका आपको उपयोग करना ही पड़ेगा। तो अभी से करना सीख जाओगे तो क्या आगे जाके भारी नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आगे जाके ऑनलाइन हो जाएंगी। चैप्टर का कहाँ आ गए अपन, NDL है ना, NDL राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। इसका उद्देश्य मेटा डेटा को कलेक्ट और तुलना करना है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी फुल टेक्स्ट इंडेक्स उपलब्ध कराना है। यानी कि यहाँ से आप लाइब्रेरी के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप फिजिकली लाइब्रेरी जाते हैं ना, वहाँ क्या होता है, आपको जगह मिलती है, आपसे पैसा लिया जाता है, आप कॉपी किताब अपना ले जाते हैं, पढ़ते हैं। पहले लाइब्रेरी जो चलता था, जैसे अपना वो ना, कौन सा लाइब्रेरी है पर पटेल स्कूल के सामने, चांदमल, वहां पे आपको न्यूज़पेपर पुरानी कॉपी किताब मिलेगी, वहां पे बैठ के आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का जो लाइब्रेरी है, आप कॉपी किताब भी आपका ले जाओ और फिर शांति से बैठ के पढ़ो, पैसा भी देना पड़ेगा, इधर पैसा नहीं देना पड़ता। तो ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है जहां से आप स्टडी कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है तो, साइन इन करके। फिर है आपका अन्य लोकप्रिय ऐप भी है, जैसे कि व्हाट्सएप। आप अच्छे से जानते हैं, एक ही बार इसका क्वेश्चन आया था RCT में 2020 में कि निम्न में से मैसेंजर कौन सा है, लोगो दे दिया गया और पूछ लिया गया, या फिर ये लोगो दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया ये कौन सा ऐप है, व्हाट्सएप है। ये एक मैसेंजर है जिसके जरिए आप किसी को मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, और भी डॉक्यूमेंट वगैरह भेज सकते हैं, फोटो। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर भी एक ऐप है जिसके अंदर फाइलें आपकी स्टोर होगी, आपकी फोटो, आपके ऑडियो, आपके वीडियोस। एक डेस्कटॉप की तुलना में एक मोबाइल डिवाइस आमतौर पर विभिन्न प्रकार की फाइलों को प्रतिबंधित करने की आपकी क्षमता को सीमित करता है। मोबाइल उपकरणों पर आप फाइल्स को आसानी से डुप्लीकेट स्थानांतरित कर नहीं कर सकते। नए ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही एक बार में आपके स्मार्टफोन की आंतरिक मेमोरी भी संग्रहित सभी फाइलों को देखने का एक तरीका प्रदान करता है। इसमें अगर आपका वो लगा हुआ है क्या SD कार्ड, तो वो भी आपका इसमें जुड़ा हुआ दिख जाएगा। कहाँ, फाइल मैनेजर में। इंटरनल मेमोरी तो दिखेगी मोबाइल की, साथ में आपका एक्सटर्नल मेमोरी भी अटैच है, तो वो भी आप देख सकते हैं, नीचे लिख रखा है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी फाइलें, जो भी फाइल हो गया आपके फोटो वीडियो, वो यहाँ पे आपको कहीं दिख जाएगा, कितना GB MB भरा हुआ है, कितना खाली हुआ है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाता है। चैप्टर माई साइड कंप्लीटेड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? लाइनेक्स क्या है फिर? ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन कंप्यूटर का है, मोबाइल का नहीं, इसने तो मोबाइल का पूछा है। बाकी में एंड्रॉइड है, iOS है और विंडोज भी है।
जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सी स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? सारे के। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आरएससीटी में आता है, पैटर्न आपको अच्छा से आता है। नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है? 12.0। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल निःशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड। पांचवे में तो एंड्रॉइड है ना, फ्री तो वही होता है, और आईओएस तो देता ही नहीं, एप्पल आईओएस तो किसी को देता ही नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं है क्या? क्या है बेटा? उपरोक्त सभी फ्री थोड़ी है। अरे क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन क्या है? मेरे तो क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सभी को है? ये 6th वाला है हमारे में। और फिफ्थ कौन सा फिर? Which of the following is latest Android iOS OS? मेरे फोर्थ था, तो उसका क्या होगा? बताते हैं। अब मेरा क्वेश्चन किस किस के पास है? हाँ, आप टिक करो, फिर आपका पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क मोबाइल ओएस प्रदान करता है? एंड्रॉइड। ठीक है, आईओएस नहीं देता है। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है? हॉटस्पॉट वाला तो है इंग्लिश मीडियम वालों है। ठीक है, अब मेरे को बुक देना, क्या कह रहा है? वाईफाई। अच्छा, ये 6 वाला है ना इंग्लिश मीडियम वालों, एंड्रॉइड होगा यानी कि सी। विच इज द लेटेस्ट एंड्रॉइड? नोगेट है ना? नोगेट है, नोगेट है, नोगेट। वो 12.0 है ना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पर अब आपने तो बोला कि मेरे हमारे एक क्वेश्चन कम है, आपके एक ज्यादा है। नहीं, सिलेबस में तो है ही ना 12.0 तक तो है ना? है। हाँ देखो पीछे, नोगेट 12.0। मैंने कहा लेटेस्ट 15 आ गया है, 16 आ गया है। इसमें तो 7.0 7 पॉइंट किसमें? पीछे 12.0 करो ना आप, लेटेस्ट टाइम में ये था। अब ये क्या होता है? मेरे कैमरा बंद करना। ये क्या होता है जो